क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। एक बर्तन में मिश्रण है और वो मिश्रण किसका बना हुआ है? दूध और पानी का। और उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है? 6:13 हो जाता है। अब हमें ये बताना है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में क्या थी। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बर्तन में मिश्रण है और उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:7 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है? 4:7 है। फिर क्या किया जाता है? यदि 25 लीटर पानी जो है वो मिश्रण में मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो ये मिश्रण है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट मिश्रण है। फिर क्या किया जाता है? इसमें जब 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फिर ये नया अनुपात दूध और पानी का कितना हो जाता है? ये अनुपात हो जाता है 6:13। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो मिश्रण में हमने मिलाया है वो क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। लेकिन यहाँ पर जो मिल्क की मात्रा का यहाँ पर जो अनुपात आ रहा है ये समान नहीं है। पहले कितना था? 4 यूनिट था। लेकिन जैसे ही 25 लीटर पानी मिलाया गया तो ये अनुपात दूध का कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। जबकि वास्तव में अगर पानी मिलाया गया है तो यहाँ पर दूध के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो ये 4 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है इसको हम बराबर करेंगे। अगर हम यहाँ पर बराबर करेंगे तो हमें यहाँ पर इस अनुपात में गुणा करना होगा। अगर हम यहाँ पर जो ये पहले वाला अनुपात था इसमें हम 3 का गुणा कर दे और यहाँ पर जो ये नया अनुपात है इसमें 2 का गुणा कर दे तो अब ये नया अनुपात क्या आ जाएगा? आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अनुपात यहाँ पर 4:7 है, इसमें 3 का गुणा होगा तो 4 में 3 का गुणा करने पर 12 आएगा और 7 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21। और यहाँ पर देखिए जो नया अनुपात है 6:13, इसमें 2 से गुणा होगा तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा और 13 में 2 से गुणा करने पर 26 आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये मिल्क की मात्रा है ये समान आ चुकी है, लेकिन वाटर की जो यहाँ पर अनुपात में जो ये मात्रा है इसमें अंतर, और ये अंतर होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 25 लीटर पानी मिलाया गया है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो अनुपात में अंतर है वो 5 यूनिट का अंतर है। पहले कितना था? 21 यूनिट था और नया अनुपात कितना हो गया है? 26 यूनिट हो गया है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 5 यूनिट का अंतर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि ये कितने लीटर के बराबर होगा? ये होगा 25 लीटर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट ये अनुपात में अंतर इसीलिए ही आया है क्योंकि मिश्रण में 25 लीटर पानी मिलाया गया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 25 लीटर के बराबर और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा 5 लीटर के बराबर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है? 5 लीटर के बराबर आई है। अब हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हमें पता चलेगी पहले वाले अनुपात से। पहले वाला अनुपात तो कितना था? 4:7 था, लेकिन हमने इसको चेंज किया और चेंज करने के बाद ये अनुपात क्या था? 12:21 था। तो मिल्क और वाटर का जो पहले वाला अनुपात था, क्योंकि पहले वाली मात्रा ज्ञात करनी है तो पहले वाले अनुपात से ही ज्ञात करना होगा। तो 12:21 ये पहले वाला अनुपात था। और यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये टोटल मिश्रण कितना होगा? 12 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 33 यूनिट। तो 33 यूनिट में से 12 यूनिट तो क्या है? मिल्क है और 21 यूनिट क्या है? वाटर है। लेकिन हमें मिल्क और वाटर की मात्रा नहीं बतानी, हमें केवल यहाँ पर इतना बताना है कि मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है 33 यूनिट की। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 5 लीटर है तो फिर 33 यूनिट किसके बराबर होगा? 33 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर 33 में 5 का गुणा करना होगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 165 लीटर। तो प्रश्न में पूछा गया था कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा लीटर में क्या थी? तो वो थी 165 लीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन दुगना होगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि जो ब्याज का प्रकार है वो क्या है, साधारण ब्याज है। यहाँ पर प्रश्न में समय दिया हुआ है 12.5 वर्षों का। प्रश्न में दर नहीं दी हुई है, हमें दर ज्ञात करनी है। दर यहाँ पर वार्षिक है, प्रति वर्ष लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है मूलधन और मिश्रधन के बीच में। संबंध ये है कि जो कोई धनराशि है वो धनराशि क्या हो गई है, दुगनी हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम मूलधन 100 यूनिट मानेंगे ना, तो फिर मूलधन जो है वो कितना हो गया है, दुगना हो गया है। और दुगना हो गया तो हम उसको ही तो क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 100 यूनिट मूलधन माना है तो मूलधन का अगर हम दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा 200 यूनिट। यानी कि जो मिश्रधन है, यानी कि वही जो राशि है, अब वो कितनी हो गई है, 200 यूनिट हो गई है। यानी कि मूलधन की दुगनी हो गई है। अब यहाँ पर हमें पता है कि मूलधन हमने 100 यूनिट माना है, मिश्रधन हमने निकाल लिया है क्योंकि मूलधन का हमें दुगना करना है। लेकिन अब हम यहाँ पर ब्याज तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि मिश्रधन जो है वो किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये 200 यूनिट लिखा हुआ है, इसमें मूलधन तो कितना है, 100 यूनिट है। और 100 यूनिट ही क्या है, यहाँ पर ब्याज है। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मूलधन यहाँ पर हमने माना था 100 यूनिट। मिश्रधन हमने कैसे निकाला, क्योंकि प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ था उससे हमें यही समझ में आया कि कोई धन जो है वो दुगना हो रहा है। तो धन तो हमने 100 यूनिट माना है, तो धन का हमने दुगना किया और ये कितना हो गया, 200 यूनिट हो गया। ये मिश्रधन है। और अगर हमें ब्याज निकालना है तो हम ब्याज भी आसानी से निकाल सकते हैं। और ब्याज यहाँ पर कितना आ गया है, 100 यूनिट आ गया है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, 12.5 वर्षों का समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर दर मान लेते हो कि x% वार्षिक दर है, क्योंकि प्रश्न में प्रति वर्ष कहा गया है ना, तो यहाँ पर जो हमें दर निकालनी है वो वार्षिक दर ही निकालनी है। अगर यहाँ पर हमने x% वार्षिक दर मानी है ना, तो फिर हम एक वर्ष का ब्याज तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट है तो यहाँ पर एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, x यूनिट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर दर 5% वार्षिक होती ना, और यहाँ पर 100 यूनिट मूलधन लिया है, तो फिर ब्याज कितना होता, एक वर्ष का 5 यूनिट होता। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अगर हम यहाँ पर दर लेते 8%, तो फिर एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाता, 8 यूनिट हो जाता। अगर यहाँ पर हम प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर x% वार्षिक दर मान रहे हैं, तो फिर एक वर्ष का ब्याज तो कितना होगा, x यूनिट होगा। अब आपको ये पता है कि जब एक वर्ष का ब्याज x यूनिट होगा और यहाँ पर ये साधारण ब्याज है, तो फिर 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा। 2 वर्षों का ब्याज निकालने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, अगर दर यहाँ पर 5% होती तो फिर एक वर्ष का ब्याज कितना होता, 5 यूनिट होता। और 2 वर्ष का ब्याज कितना होता, 5 दूनी 10 हो जाता। अगर 3 वर्ष का ब्याज निकालना होता तो 5 तिया 15 हो जाता। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि अगर हमें 12.5 वर्षों का ब्याज निकालना है तो हम यहाँ पर 12.5 वर्ष का ही तो गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो ब्याज है वो कैसे निकाली जाएगी। हमें पता है कि x% दर है, तो एक वर्ष का ब्याज तो हो जाएगा x यूनिट। लेकिन वर्ष कितने हैं, 12.5 वर्ष। तो कुल ब्याज निकालने के लिए हमें यहाँ पर दर में 12.5 वर्ष का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि ये क्या है, 100 यूनिट ब्याज है। और यहाँ पर जो हमने x से वैल्यू निकाली है वो कितनी है, 12.5x है। तो ये वैल्यू दोनों ही बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही ब्याज है। तो 12.5x बराबर कितना होगा, 100 होगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 100 और बट्टे में लिखेंगे हम 12.5। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 8%। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि दर क्या होगी, और दर हमने यहाँ पर मानी थी कि x% है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ ही गई है, तो ये दर ही है। और कितनी दर है, 8% है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है किसी हॉस्टल में 96 बच्चों के लिए 5 दिन की खाद्य सामग्री है, लेकिन नए दाखिले के चलते 64 और बच्चे आते हैं। खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी बच्चे समान मात्रा में भोजन करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हो तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर हमने 1 और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्न में 2 कंडीशन दी हुई है। पहली
कंडीशन तो ये है कि 96 बच्चों के लिए 5 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी और दूसरी कंडीशन ये है कि जब नया दाखिला हुआ यानी कि नए बच्चों ने प्रवेश लिया तो उस स्थिति में 64 बच्चे और आ गए, तो फिर वह खाद्य सामग्री जो 96 बच्चों के लिए 5 दिन के लिए उपलब्ध थी, वही खाद्य सामग्री अब कितने दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 कंडीशन है। आपको यहाँ पर समझना है कि m का मतलब यहाँ पर ये होगा कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है और d यानी कि दिनों की संख्या। तो आइए अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो पहली कंडीशन के अनुसार व्यक्तियों की संख्या कितनी है 96, तो m1 के स्थान पर हम 96 लिखेंगे। दिनों की संख्या कितनी है 5 दिन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरी स्थिति में केवल 64 बच्चे नहीं हैं, 96 बच्चे भी पहले से ही हॉस्टल में मौजूद है और उसके साथ ही साथ 64 बच्चे और आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर m2 के स्थान पर कितने व्यक्ति की संख्या लिखेंगे हम। यहाँ पर कुल बच्चे कितने हो जाएंगे 96 तो पहले से ही है, 64 बच्चे और आ जाएंगे, तो 96 + 64 कितना होगा 160 होगा। तो यहाँ पर m2 के स्थान पर 160 आएगा और हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो ये 160 बच्चे हो गए अब हॉस्टल में, वही जो 96 बच्चों के लिए 5 दिन की खाद्य सामग्री थी, अब वह 160 बच्चे खाएंगे, तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो यहाँ पर हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 16 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हो, 16 × 96 होता है और यहाँ पर आ जाएगा ये 10। 5 के पहाड़े से आप 10 को काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 से आप 6 को काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर D2 बराबर कितना आया है 3 आया है और 3 क्या है ये 3 दिन है। यानी कि जब 64 बच्चे और आ जाते हैं तो 160 बच्चे हो जाएंगे हॉस्टल में और वही जो खाद्य सामग्री थी जो 96 बच्चे 5 दिन में वह खाद्य सामग्री खाते, लेकिन जब 160 बच्चे हो गए टोटल तो वही खाद्य सामग्री अब कितने दिन तक चलेगी 3 दिन तक चलेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, हम मान रहे हैं यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है। अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 रुपये हम मान ही रहे हैं, यानी कि जो क्रय मूल्य है हम 100 रुपये मान रहे हैं, तो फिर अंकित मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य कितना लिखे, क्योंकि अंकित मूल्य तो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर हम 100 में 25% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमें 25 जोड़ना होगा और 25 जोड़ेंगे क्योंकि 100 का 25% 25 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर 100 + 25 कितना होगा 125 होगा। अगर यहाँ पर हमने 100 यूनिट या फिर 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य माना है तो 125 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य होगा। अब प्रश्न में कहा गया है कि यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है, यानी कि हमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा कि ना हमें लाभ हो ना हमें हानि हो। तो ऐसा तो उस स्थिति में ही होगा कि जितना क्रय मूल्य यानी कि जितने रुपए में हमने वस्तु खरीदी हम उतने रुपए में ही बेच दे, तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो यहाँ पर वस्तु को फिर कितने रुपए में बेचना होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हमने 100 रुपये माना है तो वस्तु को फिर बेचना भी 100 रुपये में ही होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि वस्तु को बेचने पर ना तो लाभ होना चाहिए और ना ही हानि होनी चाहिए। तो ना लाभ और ना हानि की स्थिति तो वही रहेगी ना जब जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है और उतने रुपए में वस्तु बेच दी जाए। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये होगा। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा गया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर है वो कितने का अंतर है 25 रुपये का अंतर है। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी गई है। आप ऐसा भी समझ सकते हो अंकित मूल्य से कितना मूल्य कम किया गया है और यहाँ पर विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कमी तो कितने की है 25 रुपये की गई है, लेकिन यहाँ पर बट्टे में हमें क्या लिखना होगा अंकित मूल्य को लिखना होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा गया है। तो यहाँ पर बट्टे में हम अंकित मूल्य रखेंगे और मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 100 से करना होगा, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में देना है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। 25 के पहाड़े से यहाँ पर 125 कट जाएगा 5 बार और 5 से 100 काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। क्रय मूल्य यहाँ पर हम मान रहे हैं कि 100 रुपये क्रय मूल्य है। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो फिर हमें अंकित मूल्य कितना मानना होगा? मानने की आवश्यकता नहीं है। क्रय मूल्य के आधार पर ही अंकित मूल्य हमें लिखना है। और कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए कि एक डीलर जो है वो अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि क्रय मूल्य अगर हमने यहाँ पर 100 रुपये माना है तो 100 से 20% अधिक यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमें 100 में 20 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 120 रुपये आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर छूट देनी है। तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद फिर वस्तु को फिर कितने रुपए में बेचा जाएगा, हम यहाँ पर पता लगाते हैं। तो 120 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य है और यहाँ पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देनी है। तो हमें अंकित मूल्य का 15% निकालना होगा। हमें 120 का 15% निकालना होगा, जिससे कि हमें ये पता लगे कि छूट कितने की दी गई है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी और 2 के पहाड़े से तो 12 भी कट जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 का गुणा 3 से करने पर यहाँ पर आएगा 18। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जा रही है, यानी कि 18 रुपये की छूट दी जा रही है। तो 120 में से हम 18 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 102 रुपये। यानी कि 120 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था, यहाँ पर 15% की छूट दी गई और उसके बाद उस वस्तु को फिर कितने रुपये में बेचा गया? 102 रुपये में बेचा गया। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है? 102 रुपये है। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 2 रुपये ज़्यादा है, तो 2 रुपये का ही लाभ हो रहा है। और हमें तो आंसर प्रतिशत में देना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपये का। बट्टे में हम रखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है, तो 100 रख दिया है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना होगा 100 से, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से 100 कट ही जाएगा और आंसर तो यहाँ पर आ जाएगा 2%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2% लाभ, तो यही सही आंसर होगा।